एपिसोड 12। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सोनी पूजा के लिए रूम में तैयार हो रही होती है, तभी शान वहां आ जाता है, जिसे देख सोनी बिल्कुल डर जाती है कि ना जाने अब शान क्या कहेगा उसे। पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि शान सोनी को अपने कमरे में तैयार होता देख उसकी मदद भी कर देता है और वहां से चले भी जाता है। शान का गुस्सा ना करना देख सोनी को भी बहुत आश्चर्य होता है, और सोनी को शान से डांट ना मिलने पर मेनका को भी बहुत गुस्सा आता है। सभी पूजा में पहुंच जाते हैं, जहां अरुणा की पड़ोस की कुछ महिलाएं उसे और उसके साथ सोनी को देखकर सोनी के लिए दया दिखाने लगते हैं। उसी महिलाओं में एक अनीता, जो अरुणा से हमेशा जलती रहती थी, वो सोनी को अरुणा के साथ देख उसके लिए सहानुभूति दिखाने लगती है और अरुणा को भला बुरा कहने लगती है, जिसमें वहां खड़ी सभी महिलाएं उसकी बातों में हाँ मिलाई जाती है। कहानी अब आगे। अरुणा को वो अनीता कुछ ज्यादा ही सुनाने लगती है, जिससे उनका सर नीचे हो जाता है। सोनी अरुणा माँ को यूं उदास नहीं देख सकती थी। वैसे तो उसने सोचा था कि ये बड़ों की बात है, उसे यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए था, पर अब पानी सर से ऊपर हो रहा था, जो सोनी से देखा नहीं जा रहा था। सोनी तो एक बार जैसे ही बोलने की कोशिश की, मेनका ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया और बोली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रानी लक्ष्मीबाई बनने का, जो होगा माँ संभाल लेगी, तुम चुप रहो बस। पर मेनका दीदी, देखिए न, ये लोग क्या क्या बोले जा रहे हैं माँ को। अरुणा माँ भी उदास हो गई है, और वैसे भी जब मैं खुशी हूँ इनके पास, तो फिर इन लोगों को क्या परी है जो मेरी माँ को सुनाए जा रही है। तुम चुप रहो, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। आज हमारे बारे में बोलेंगे, कल फिर दूसरे के लिए बोलेंगे। इन लोगों का बस इतना ही काम है। हम यहाँ पूजा के लिए आए तो बस पूजा पे ध्यान दो। जी मेनका दीदी। तब के लिए तो सोनी मान गई, पर सोनी अपने गांव की लड़की थी, जो कभी भी किसी का फालतू बातें सुन ऐसे ही चुप नहीं रहती थी, बल्कि उसे उन बातों का जवाब भी दे देती थी। सोनी बचपन से ही बिना माँ के अकेले रही है, तो उसने इस समाज में कैसे जीना है अच्छे से सीख लिया था। फिर क्या था, उसके लिए उसकी अरुणा माँ ही सब थी। अरुणा माँ के लिए ही वो शान के साथ भी रहने को तैयार थी, और ये लोग उसकी माँ को दुखी कर रहे थे, ये सोनी कैसे देख सकती थी। फिर क्या, जब अनीता ने अरुणा को ये कह दिया कि ये अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाई, बस अपनी बहू पर हुक्म चलना जानती है, ये सुन सोनी गुस्सा गई और आगे आके बोलती है, क्या बात है अनीता आंटी, आप क्यों मेरी माँ को इतना कुछ बोल रही है। जब आपको कुछ पता नहीं हो न घर के बारे में, तो मत बोलिए कुछ भी, बिना कुछ जाने ऐसे बस बोले जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो, मैंने तो तुम्हारा ही साथ दिया है। मैंने आपको साथ देने को बोला है क्या, या फिर मैंने आपको कुछ ऐसा बोला जिससे आपको मैं दुखी हूँ या उदास उसका पता लगे। अनीता बिल्कुल चुप सी हो जाती है, और वहां खड़ी बाकी महिलाएं भी बिल्कुल चुप होकर सोनी की बातें सुन रही होती है। बताइए ना आंटी, मैंने आपको कुछ बोला है कि मैं उदास हूँ या नहीं। नहीं, तुमने कहाँ कुछ बोला है मुझे, मैं तो आज पहली बार तुमसे मिल रही हूँ। तो फिर आपको कैसे पता कि मैं बहुत दुखी हूँ उस घर में, या अरुणा माँ बहुत बहुत परेशान करती है मुझको। मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, माना कि मेरी और शान की शादी जिन हालातों में हुई है वो सही नहीं थी, पर इसमें अरुणा माँ का क्या दोष है। इन्होंने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे मैं गलत हुई या सही, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, इन्होंने एक बेटी की तरह मुझे माना है। आप लोग भले अपनी बहू के साथ सास वाला व्यवहार करते होंगे, पर अरुणा माँ ने मुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है, और एक बेटी की तरह ही प्यार और सपोर्ट किया है। सोनी की ये सब बातें सुन अरुणा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेनका भी सोनी के लिए कहीं न कहीं अच्छा महसूस करती है। आखिर उसकी माँ को जो सब सुना रहे थे, और अब सोनी उन लोगों को सुना रही थी, जो देख मेनका को भी मजा आ रहा था। अरे चलो बहने, ये सोनी तो अपनी सास के लिए ऐसे कर रही है जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैंने तो इसी के भले की बात की है, पर इसने तो मुझे ही सुनना शुरू कर दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तभी सोनी कहती है, ये कौन सी भलाई है आंटी जी, जिस बात से सामने वाले को दुख पहुंचे उसमें कौन सा भलाई है बताओ। नहीं नहीं, आप सभी बताइए अनीता आंटी जी, जो माँ को इतना कुछ बोल रही है उसमें माँ का क्या गलती है, और इसमें किसकी कौन सी भलाई है, बताया आप लोग ही। सारी महिलाएं खुद में बोलने लगती है। हाँ, बात तो सोनी सही कह रही है। आजकल के बच्चे अपने मन के होते हैं, अगर वो कुछ अपने मन से कर ही ले तो इसमें माँ का क्या गलती। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत तो नहीं ही ना सिखाएगी। सभी महिलाएं की आपस की बातें सुन अनीता को खुद की कही बातों के लिए डर लगने लगता है, क्योंकि सभी अब सोनी के बातों में शामिल हो गए थे। उसने वहां से चले जाना ही उचित समझा, और ये बोल कि अब तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे क्या मतलब, जिसको जो करना है करे। अनीता की ये बातें सुन मेनका समझ गई कि अब अनीता आंटी सोनी से पीछा छुड़ाना चाह रही है। फिर क्या था, मेनका ने अनीता को जाते हुए रोक कर कहा, आंटी ऐसे कैसे जा रही है, पहले पूरा बात तो सुन लीजिए सोनी का, ऐसे कैसे बीच में ही जा रही है, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। रहने दो मेनका, बहुत हो गया, सुन लिए जितना सुनना था।
अभी कहाँ आंटी, आप सब किसी को सुनाते हैं तो उसे कैसा लगता होगा, ये अभी आपको पता लग रहा होगा। तभी सोनी बोलती है, देखिए आंटी, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। मेरा मकसद आपको किसी बात का ठेस पहुंचना नहीं था। मैं तो बस आपको ये बोलना चाह रही थी कि आप किसी के भी मजबूरियों को या फिर उसके दिल के बातों को जाने बिना बस उसे गलत ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं है। और रही बात मेरी, तो आंटी मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे वहाँ कोई भी परेशानी नहीं है और मुझे लगता है ये बात हम लोगों की घर की बात है, तो आप लोगों को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी पंडित जी आ जाते हैं और सभी को पूजा की कथा सुनने के लिए बुलाते हैं। अरुणा भी सोनी और मेनका को बोलती है कि वो लोग भी पूजा के लिए आए। मेनका और सोनी अरुणा माँ के साथ चली जाती है और अपनी पूजा शुरू करती है। सोनी की ये पहली पूजा थी तो उसे कुछ पता नहीं रहता है और इसीलिए वो अरुणा माँ से पूछ पूछ करके ही अपनी पूजा आगे बढ़ा रही थी। सोनी ने सभी विधि विधान से और सच्चे मन से पूजा की और सभी पंडित जी से कथा सुनने के लिए बैठ गए। पंडित जी ने कथा कहना शुरू की और उन्होंने कहा कि एक बार सत्यवान नाम का एक लड़का था जिनके माँ पापा अंधे थे। एक बार कुछ काम से सत्यवान जंगल गए थे जहां उनकी मुलाकात सावित्री से होती है जो एक लकड़हरे की बेटी होती है। सत्यवान ने सावित्री को जैसे ही देखा, उसने उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की। सावित्री के पिता ने उनकी ये बात मान ली और सावित्री की शादी सत्यवान से करवा दिया। सावित्री की शादी के कुछ दिनों में ही सावित्री को सत्यवान की कुंडली और कुंडली में बैठे सर्प दोष के बारे में पता लगा। फिर भी सावित्री नहीं डरी और खुशी खुशी सत्यवान के साथ रहने लगी। शादी के कुछ दिनों के अंदर ही सत्यवान जब एक बार लकड़ी काटने जंगल गया तो उसे एक सर्प ने काट लिया। ये बात जब सावित्री को पता लगी तो भाग के सत्यवान के पास चली जाती है और उसका सर अपने गोद में लेके बैठ जाती है। जब यमराज सत्यवान को ले जाने के लिए नीचे धरती लोक में आते हैं तो सावित्री उन्हें प्रणाम करती है और वो भी उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगती है। ये देख यमराज को बड़ा आश्चर्य होता है और वो सावित्री से बोलते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? हम तो सिर्फ तुम्हारे पति की आत्मा को ले जाने आए हैं। तुम्हारी आयु अभी और है, तुम अभी और यहाँ रहोगी। जिस पर सावित्री भी चुप नहीं रहती और बोल पड़ती है, पर प्रभु मेरी तो सारा जीवन मेरे पति से ही है और अगर आप इन्हीं को ले जा रहे हो तो मैं जी कर क्या करूंगी, इसीलिए मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी। यमराज सावित्री की इस पत्नी व्रता देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा तेरे पति की उम्र तो मैं नहीं लौटा सकता और ना ही मैं तुझे अपने साथ यमलोक ले जा सकता हूँ, पर हाँ मैं तेरी इस बात से बहुत खुश हूँ। मांग तुझे क्या वर चाहिए? प्रभु आप खुश है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ देना ही है तो आप मेरे सास ससुर की आंखें वापस कर दीजिए। यमराज तथास्तु बोल के जाने लगते हैं। सावित्री अभी भी यमराज के पीछे ही जाती है। ये देख यमराज फिर से उसे एक वर और मांगने को कहते हैं, जिसमें सावित्री सत्यवान का सारा राजपाट वापस देने को कहती है। यमराज फिर से तथास्तु बोल के जाने लगते हैं। सावित्री अभी भी यमराज के पीछे ही जाती है। ये देख यमराज बोलते हैं, सावित्री तुझे हम यमलोक नहीं ले जा सकते हैं, पर हाँ तुझे एक वर और जरूर दे सकते हैं। मांगो क्या वर चाहिए? प्रभु अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र की प्राप्ति हो। एक बार फिर से यमराज तथास्तु बोल देते हैं और जाने लगते हैं, पर सावित्री इस बार भी यमराज के पीछे ही जाती रहती है। अब यमराज बिल्कुल क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सावित्री से कहा, देखो सावित्री तुम्हें जो चाहिए मैंने तुम्हें दिया, पर फिर भी तुम ऐसे करोगी तो अच्छा नहीं होगा। क्षमा करें प्रभु, पर आपने अभी जो हमें वर दिया बस उसी के लिए मैं आपके पीछे आ रही हूँ। क्या मतलब है सावित्री? प्रभु अभी आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया है, अब पर आप ही उन्हें लेके जा रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आपका दिया हुआ वर भी मेरे किस काम का? बस इसीलिए मैं आपके वर का मान रखने के लिए आपके पीछे जा रही हूँ, ताकि आगे कोई भी आप पर संदेह न करे। यमराज को सावित्री की चतुराई समझ आ जाती है और वो सत्यवान के प्राण वापस कर अपने लोक को आ जाते हैं। पंडित जी ने सभी को कहा, तो इस प्रकार सावित्री ने अपनी सूझबूझ से अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ले आए और फिर सबने अरुणा, मेनका, सोनी और सभी ने फूल की आहुति दी और अपने पूजा को संपन्न किया। सभी महिलाएं अपनी अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हैं। सोनी अपनी पूजा की थाली से रोली निकालती है और वट वृक्ष के चारों तरफ घूमने लगती है। अरुणा, मेनका सभी ऐसा ही कर रहे होते हैं तो सोनी भी उन्हें देख बिल्कुल वैसा ही करती जाती है। अरुणा सोनी को बोलती है कि वो वट के वृक्ष को गले लगाकर उसके दिल में जो है मांग सकती है। अरुणा सोनी को बता खुद भी करने लगती है। सोनी भी अरुणा माँ को देख देख वैसे ही करने लगी। अरुणा का पूजा हो जाता है, फिर वो सोनी को बोलती है कि पंडित जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले ले। सोनी पंडित जी को प्रणाम करती है तो अरुणा पीछे से बोलती है, पंडित जी ये हमारी बहू है। जी अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान हमेशा इसे खुश रखे।
और फिर पंडित जी सोनी के हाथों में प्रसाद देते हैं। सभी घर आ जाते हैं। अरुणा सोनी को बोलती है, देखो सोनी बेटा, अगर शान अपने कमरे में हो तो उसको भी प्रसाद दे देना। जी माँ, मैं देखती हूँ। सोनी शान के कमरे में जा ही रही थी कि उसने अरुणा माँ को देखा कि वो प्रशांत यादव जी, जो कि शान के पापा थे, उनके पैर को छूकर उनका आशीर्वाद ले रही थी। और फिर प्रशांत यादव ने अरुणा को पानी पिलाया। अरुणा ने उनके हाथों में प्रसाद दे दिया। सोनी को ये देख बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि सोनी ने आज तक कभी भी ये पूजा नहीं देखी थी। तो उसको लगा ये भी कोई पूजा का ही भाग होगा जो उसे भी करना चाहिए। फिर क्या था, सोनी प्रसाद लेके शान के कमरे में चली गई, जहाँ शान बहुत ही आराम से लेटा हुआ था। सोनी को देखकर शान बोला, क्या हुआ, कुछ काम है? हाँ, वो पूजा हो गई है तो अरुणा माँ ने बोला तुम्हें भी प्रसाद दे दूं। अच्छा ठीक है, रख दो यहाँ, मैं बाद में खा लेता हूँ। नहीं, अरुणा माँ ने बोला है प्रसाद तुम्हारे हाथ में ही दे के आना है, और देखना है कि तुमने प्रसाद खाया कि नहीं। इस पर शान बोलता है, बोला ना रख दो, मैं खा लूंगा बाद में। इस बार सोनी कुछ नहीं बोलती है, जिसे देख शान सोचता है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, एक तो वो सुबह से भूखी है और अब मुझे प्रसाद देने आई है। तो ये सोच शान उठकर बैठ जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, लाओ दो प्रसाद, मैं खा लेता हूँ। शान के मुंह से ये सुन सोनी भी खुश हो जाती है और प्रसाद शान को देने आ जाती है। प्रसाद शान के हाथों में रखकर उसके पैरों को छूने लगती है। सोनी को यूं पैर छूता देख शान बोलता है, ये क्या कर रही हो? वो नीचे माँ ने भी प्रशांत अंकल को ऐसे ही प्रसाद दिया था, तो मुझे लगा मैं भी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने का, तुमने प्रसाद दे दिया, बस हो गया। अब जाओ यहाँ से, ये रीति रिवाज की कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच, क्योंकि ये बात तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी कि ये शादी सिर्फ एक बदला है और कुछ नहीं। जिस दिन मेरा बदला पूरा हुआ उस दिन तुम अपने रास्ते। सोनी जो बड़े ही मन से शान को प्रसाद देने आई थी, शान की मुंह से ऐसी बातें सुन उसका तो मन बिल्कुल उदास हो जाता है और उसके चेहरे पर जो मुस्कान रहती है, वो शान की ऐसी बातें सुन वो भी गुम हो जाती है। सोनी शान को प्रसाद दे वहां से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि सोनी सुबह से भूखी थी और काम करने की वजह से उसने कल भी कुछ नहीं खाया था, जिससे उसे कमजोरी हो गई थी और जिस कारण वो बेहोश होने वाली थी। सोनी का यूं अचानक से चक्कर खा के गिरने पर शान उसे देख लेता है, और जैसे ही सोनी गिरने वाली होती है उसे पकड़ लेता है। सोनी की आंखें शान के बस धुंधले से चेहरे को ही देख पाती है। इधर शान सोनी सोनी बोल के उसे जगाने की कोशिश करता है, पर सोनी की आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर शान ने सोनी की पूजा की थाली में से जल का गिलास निकाल कर सोनी को पानी पिलाया, जिससे सोनी कुछ होश में आई। सोनी के होश में आते ही शान उसे सोफे पर बिठा देता है और बोलता है, क्या हुआ, ऐसे चक्कर खाकर गिर रही हो? कुछ खाया नहीं है क्या? सोनी अपने सर को पकड़े बस धीरे से बोलती है, नहीं, वो आज पूजा था तो नहीं खाए हैं, अब जाते हैं खाने ही। हाँ जाओ, जल्दी से खाओ कुछ, नहीं तो ऐसे ही मर वर गई तो सभी तो मुझे ही बोलेंगे कि मैंने खाने को नहीं दिया। और ये ड्रामे सब रहने दो, ये पूजा ये मन्नत बहुत हो गया। शान की बातें सुन सोनी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम निश्चिंत रहो। ये बोल सोनी थाली ले बाहर चली जाती है। सोनी को यूं जाता देख शान बोलता है, मतलब क्या बोला इसने? इधर सोनी मंदिर में पूजा की थाल रख देती है और भगवान से कहती है, क्यों भगवान, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? एक तो मैंने शान की तबीयत के लिए ये पूजा की, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे लगता है मैं ये सब दिखाने के लिए कर रही हूँ, ये ड्रामा है मेरा। अरुणा सोनी की ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, सोनी बेटा। सोनी अरुणा माँ की आवाज सुनकर अपने आंसू जल्दी जल्दी पोंछ लेती है और कहती है, हाँ अरुणा माँ बोलिए। अरुणा सोनी के पास जाते हुए बोलती है, ये आंसू तू किससे छुपा रही है, मुझसे? नहीं माँ, वो आंख में कुछ चला गया था, बस उसे ही निकाल रही थी। सोनी बेटा, तूने मुझे माँ बोला है, और माँ अपने बच्चों की आंसू साफ देख सकती है। माँ अपने बच्चों का दर्द साफ समझ सकती है। अब ये बता क्या हुआ? शान ने कुछ कहा क्या तुझको? तू बता बेटा। नहीं माँ, सच में कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंख से आंसू निकल आए। आपका इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे किसी के बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है न मेरी माँ है मेरे साथ जो मेरे सारे दर्द को समझती है। उन्हें पता है न कि मैं जो भी करती हूँ वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, बल्कि जो मेरे दिल में रहता है वही करती हूँ। फिर चाहे किसी को ये ड्रामा ही लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। सोनी की बातों को सुन अरुणा जी प्यार से बोली, किसने ड्रामा कहा इस सब को मुझे बता तो, मैं भी तो जानूं, और पूछूं तो उससे अगर ये ड्रामा है तो हकीकत क्या है। छोड़िए न माँ ये सब, आप बस ये बताओ ना हम लोग कब खाएंगे, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। देख बेटा, तू मुझसे चाहे जितना भी अपना दर्द, अपनी तकलीफ छुपा ले,
पर मैं आज तुझसे एक प्रॉमिस करती हूँ, तुझे जब भी ऐसा लगे न कि तुझे किसी के साथ कोई बात शेयर करना है या फिर अपना दुख बांटना है, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। तू मुझे बिना कोई झिझक के सारा बात बता सकती है, चाहे वो बात मेरे बेटे के बारे में ही क्यों ना हो। मुझे पता है तुझे शान बहुत परेशान करता है, पर अगर वो प्यार भी करता है तो बहुत करता है। और जानती हो तुम, शान परेशान भी उसे ही करता है जिसके लिए वो परेशान होता है, जिसके लिए उसके दिल में एक खास जगह होती है। सोनी बस अरुणा माँ की बातें सुने जा रही थी और मन में सोच रही थी, कितनी प्यारी है अरुणा माँ, और एक वो शान है जिसे सब ड्रामा ही लगता है। चाहे उसके लिए कोई कितना ही कर दे, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अरुणा माँ कितनी भोली है जो शान के लिए हमेशा परेशान रहती है। आज मंदिर में भी उन्हें शान के कारण सबसे कितना कुछ सुनना पड़ रहा था। ये सारी बातें उसे पता नहीं है क्या कि उसके मन के करने के कारण बाहर लोग उनकी माँ को क्या क्या सुनाते हैं। पर कोई न, मैं भी सोनी हूँ। मैं भी जब तक इसे सुधार नहीं देती तब तक मैं भी दम नहीं लूंगी। इसे ये सब ड्रामा लगता है न, तो इसके लिए ड्रामा ही सही। अब देखना शान, ये सोनी कैसे ड्रामे ड्रामे में ही तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझा देगी। सोनी को इस तरह किसी सोच में डूबे देख अरुणा जी बोलती है, कहाँ खो गई बेटा, चल तुझे भूख लगी है न, चल अब खाना खाते हैं। मेनका भी कब से बैठी हुई है, मैं तो तुझे ही बुलाने आई थी, तो तुझे यूं गुमसुम बैठा देखा तो सोचा पूछ लूं क्या बात है। कोई बात नहीं है अरुणा माँ, चलिए अब खाते हैं, बहुत हो गया ये आंसू बहाया, अब सिर्फ हंसी ही हंसी होगा हर तरफ। इस अरुणा जी बोली, तब ये हुई न बात मेरी बेटी वाली, यूं हिम्मत हार जाना तो बुर्जलों का काम है, और तू तो बहादुर है बिल्कुल झांसी के रानी के तरह। तू तो सभी मुश्किलों को यूं हरा देगी और आगे बढ़ जाएगी। अरुणा सोनी को लेके खाने के मेज पर आती है, जहां मेनका पहले से ही दोनों का इंतजार कर रही होती है। तीनों अपने अपने थाली में खाना लेते हैं। खाना खाते खाते ही मेनका सोनी को कहती है, अच्छा सोनी, तूने कभी बताया नहीं तेरे परिवार में कौन कौन है। ये सवाल सुन सोनी बिल्कुल चुप हो जाती है। जिस पर अरुणा जी पूछती है, क्या हुआ बेटा, तूने बताया नहीं तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। वो माँ, मेरे परिवार में मैं और मेरे पापा है सिर्फ। इस पर मेनका कहती है, अच्छा तब तो पापा भी होंगे तुम्हारे यहाँ पर। नहीं मेनका दीदी, पापा गांव में ही है, मैं तो यहाँ अकेले ही रहती थी नैना के साथ। नैना, ये कौन है, कहीं ये वही आरजे नैना की तो बात नहीं कर रही हो। हाँ दीदी, वही आरजे नैना, दरअसल वो मेरी दोस्त है, उसी के साथ मैं यहाँ पर रहती थी, बल्कि उसने मेरा भी जॉब वहीं लगवा दिया था। अच्छा तुम भी आरजे थी, फिर छोड़ क्यों दिया उस जॉब को। ये तो अच्छा जॉब होता है ना आरजे वाला। हाँ मेनका दीदी, बहुत अच्छा जॉब था, पर तभी अरुणा जी पूछी, पर क्या सोनी बेटा, तू भी कर, फिर से क्यों नहीं जॉब पकड़ लेती है। अब कहाँ, अब तो सब छूट गया माँ। तभी मेनका कहती है, क्यों, अब क्या दिक्कत है, अभी भी कर सकती हो तुम जॉब। शान से शादी हुई तो क्या तू जीना थोड़ी न छोड़ देगी। फिर मेनका अरुणा माँ की तरफ देखकर बोलती है, क्यों माँ, सही कहा ना मैंने सोनी को। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हाँ सोनी, मेनका बिल्कुल सही कह रही है, शान ने जबरदस्ती तेरे साथ शादी की है, गलती शान की है, तो तू क्यों जीना छोड़ेगी। तुझे अगर वो जॉब पसंद है तो तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। सोनी को तभी घर के लैंडलाइन नंबर पर नैना का कॉल आता है। सोनी भाग के तुरंत नैना का कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो नैना, कैसी हो। मैं ठीक हूँ यार, तू बता तू किसी है। मैं भी ठीक हूँ, वैसे तुझे ये नंबर कहाँ से मिला। इस पर नैना बोलती है, तू वो सब छोड़, वो तो मैंने बहुत मुश्किल से ऊपर किया है, तू और सब बता। सब ठीक है नैना। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।